बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट पढ़ी थी, ठीक है, और जिसमें हमने फॉर्मेट पढ़ा था कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल यूज़ में ओपनिंग मटेरियल के बाद रॉ मटेरियल परचेज, कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आया। इसमें से क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो रॉ ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यूज्ड या इशूड आ जाता है। उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगी। प्राइम कॉस्ट में सारे फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे। जब प्राइम कॉस्ट में सारे फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हो जाएं तो उसको कहते हैं करंट मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट। उस प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, एफर्ट तीनों कॉस्ट आ चुकी होती हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। क्लोजिंग माइनस करेंगे वर्क इन प्रोसेस का कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। बस यहाँ तक हमें काम करना होता है, ठीक है। इससे अगला काम हम डायरेक्ट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, और अगर ओपनिंग फिनिश गुड, क्लोजिंग फिनिश गुड इधर ही प्लस माइनस करना है तो इधर ही प्लस माइनस कर लें, और प्लस माइनस करने के बाद ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है। बस इसी अमाउंट को डायरेक्ट जाकर इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया करें। डन। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक सवाल दिया था। क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने कर लिया, बस सिर्फ मैंने आपको गाइड ही करना है, इसके बाद प्रॉपर सॉल्व नहीं करने वाला मैं। सनशाइन लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट विच सेल ₹100। कहता है सनशाइन ने क्या किया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया और वो बेचता है ₹100। तो ₹100 सेलिंग प्राइस आ गई। द पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट इज हेल्ड बाय PCSIR टू हुम रॉयल्टी ऑफ ₹5 ऑन ईच यूनिट सोल्ड। भाई एक यूनिट बेचने की ₹5 रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। रॉयल्टी जो होगा ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि अगर रॉयल्टी नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, बिजनेस हम नहीं कर सकते, ठीक है। द रॉयल्टी इज कंसीडर्ड एज मार्केटिंग एक्सपेंस। रॉयल्टी को कहाँ पे हमने इंकर करना है, रॉयल्टी को हमने मार्केटिंग एक्सपेंस में लिखना है। अच्छा भाई हमारे पास तो भाई जो रॉयल्टी होगी, भाई रॉयल्टी क्या होगा, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि रॉयल्टी के बगैर बिजनेस करने की हमें इजाज़त नहीं होगी। और रॉयल्टी को कहाँ पे मार्क करेंगे हम, भाई रॉयल्टी को कहाँ मार्क करेंगे, मार्केटिंग एक्सपेंस में करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की इन्वेंट्री होती है ना, फिनिश गुड इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। भाई 3 इन्वेंट्री होती है ना, तीनों का ये ओपनिंग आ गया, ये क्लोजिंग आ गया। 1 जनवरी ओपनिंग, 31 क्लोजिंग आ गया। अब आगे सारी डिटेल ढेर सारी वाली आ गई। डन। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। कहता है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड स्टेटमेंट बना दें, और फिर वो कहता है नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लें। अच्छा, नेट प्रॉफिट जो है मैं आपको थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा, कुछ चीज़ें सिखानी, उसके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। अभी सिर्फ हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, ये 2 चीज़ें हम देखेंगे। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, बता सकता है कोई, अल्लाह का नेक बंदा। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, भाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 3 तरह की कॉस्ट लगती है ना, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड। ये 3 तरह की कॉस्ट लगती है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाती है। अब आ जाए जरा, अगर बता फॉर्मेट में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कमरा नंबर 1 से। कमरे नंबर 1 में मटेरियल पड़ा होता है, कमरे नंबर 2 में डायरेक्ट लेबर और FOH होता है। बस इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा काम तमाम, जैसा सवाल का काम तमाम। आ जाए जरा यहाँ, सबसे पहले रॉ मटेरियल, सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल आएगा 3420। ये देखें ओपनिंग रॉ मटेरियल आएगा 3420, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद क्या आएगा, रॉ मटेरियल परचेज। अब ये रॉ मटेरियल परचेज, भाई कितने का रॉ मटेरियल परचेज किया, 90563, ये जगह रॉ मटेरियल परचेज। इसके अलावा रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन हो, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड 477, ये 477 आ गया। इसके अलावा मटेरियल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, ये परचेज डिस्काउंट एक पड़ा हुआ है, परचेज डिस्काउंट। तो भाई परचेज डिस्काउंट कितना आ गया, 850 का, तो ये 840 का, सॉरी, परचेज डिस्काउंट आ गया। तो यहाँ से सारों को ऐड करेंगे तो माइनस करेंगे, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा, ठीक है। इसमें माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग। अगर पता है जो क्लोजिंग होता है ना इन्वेंट्री, वो ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होता, ये बात याद रखनी है, इनकम स्टेटमेंट में काम आएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग यूनिट्स
कभी भी ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होते, वो हमेशा ट्रायल के बाहर पड़े होते हैं, तो क्लोजिंग को ट्रायल से बाहर ढूंढना पड़ेगा। देयर वर 120 यूनिट इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड ऑन 1 जनवरी एंड 179 यूनिट इन 31 दिसंबर। इसका मतलब 179 यूनिट से 179 यूनिट से, ठीक है ना। अच्छा, पर मुझे 179 यूनिट्स तो लिखने, मुझे तो इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ऐसे ही है। अच्छा, अब इसकी कॉस्ट जो है यहाँ पर आ जाए जरा, इधर गया, वन 179 यूनिट्स है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि एक यूनिट जो है ये हमारे पास कितनी कॉस्ट का था। अब ये तो हमारे पास फिनिश गुड्स है ना, तो क्या मुझे यहाँ पे फिनिश गुड्स के लेने या मुझे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस चाहिए रॉ मटेरियल का? मुझे रॉ मटेरियल का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस चाहिए, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आपको, ये इन्वेंट्री है ना, तो इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग आपको ट्रायल से मिल जाएगा। लेकिन जब हम फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन करेंगे ना, फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल से नहीं मिलेगा। वो फिनिश गुड का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो ये पड़ा हुआ है 179 इन्वेंट्री जो है, ये 179 क्लोजिंग फिनिश गुड्स की, ये बात याद रखनी। बाकी इन्वेंट्री रिलेटेड आपको सारा कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग लिखा था। भाई क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना आ गया? 7130। ये आ गया, किधर गया यार? 7130। तो इसमें से माइनस किया तो ये रॉ मटेरियल यूज्ड आ गया या कंज्यूम्ड आ गया। यहाँ तो कोई परेशानी? इसमें क्या करेंगे, आपको पता है डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे। अब डायरेक्ट लेबर ढूंढे कहाँ पर है? डायरेक्ट लेबर होगी लाजमी, डायरेक्ट लेबर के बगैर तो काम ही नहीं होता। ये पड़ी है, हाँ, जब तक डायरेक्ट लेबर ऐसी चीज़ है जो हर हाल में होगी, क्योंकि वो नहीं होगा तो चीज़ नहीं बनेगी। तो 62522 दिस इज डायरेक्ट लेबर, तो ये आ गया 62522 डन। अच्छा, तो ये हमारे पास मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को ऐड करके ये हमारे पास क्या आ गई? प्राइम कॉस्ट आ गई। अब इसके बाद हर वो खर्चा जिसके साथ वर्ड फैक्ट्री आ रहा होगा वो सबको मैं ऐड ऑन करता जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारी पास पूरी एक स्टेटमेंट बन जाएगी। अब वो सारे हम खर्चे ढूंढते हैं जरा, यहाँ पे 1 बाय 1 सारे खर्चे पर आ जाए। अब यहाँ से शुरू होते हैं 1 बाय 1। कैरिज इनवर्ड लिख लिया, ये लिख लिया था हमने कैरिज। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री है, इसका मतलब ये 1860 आ जाएगा। इसको क्रॉस करते जाते हैं हम, 1860। ये आगे कहाँ पे 1860 ढूंढो, किधर गया यार? अच्छा, नीचे वाला कर दिया, ओ ठीक है। ये डेप्रिसिएशन फैक्ट्री कितना है? 2135। यहाँ पर आइए, आ गया 2135। अब इसके नीचे और देखो खर्चा कौन सा है? कैरिज एंड ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। कैरिज एंड ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, ये कैरिज आउटवर्ड है। भाई कैरिज आउटवर्ड कहाँ पे जाता है? वेल डन। ये डिलीवरी एक्सपेंसेस में जाएगा ना, ऐसा। ये तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, इसका मतलब ये तो इनकम स्टेटमेंट की आइटम है, तो इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है ना। एडमिन एक्सपेंस कहाँ जाता है? इनकम स्टेटमेंट में। भाई इनकम स्टेटमेंट आइटम है, इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। परचेज डिस्काउंट लिख चुके। मार्केटिंग एक्सपेंस, भाई मार्केटिंग एक्सपेंस तो इनकम एक्सपेंस आइटम है, वहां जाएगी। इनडायरेक्ट लेबर, भाई तुम तो एफओएच हो, तुम तो आ जाओ। 4026 5026 किधर गया? 5026 आ गया, आगे सेल रेवेन्यू, तुम तो इनकम स्टेटमेंट आइटम हो। रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस कितना है? 5000 का। अच्छा, अब जरा नीचे वाली बात पढ़ें। कह रहा है ऑल यूनिट हेल्ड ऑन 1 जनवरी वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। जितने यूनिट थे सारे बेच दिए। रेंट इज अपोर्शन 80% टू मैन्युफैक्चरिंग, 10% टू मार्केटिंग एंड 10% टू एडमिन। तो भाई जो रेंट है हमारे से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड कितना है? 80%। ये जो रेंट है 5000 है, तो भाई एफओएच में कितना जाएगा? 5000 का 80% 4000 जाएगा, ऐसे ही है, 4000 जाएगा। तो भाई ये देखिए, रेंट 5000 का 80% 4000 चले गया, कोई टेंशन? रेंट एक्सपेंस। भाई बैड डेट कहाँ जाता है? बैड डेट कहाँ जाता है? बोलो बच्चों यार, बैड डेट एक्सपेंस ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है या इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेंस है?
वेल डन। ये इनकम स्टेटमेंट में एडमिन में ले जाएंगे इसको। बात समझ आ रही है? यार चीजें करवाई हुई ना पहले, किसने एडमिन में जाना है, किसने डिस्ट्रीब्यूट, ये इस वक्त के लिए करवाई थी ताकि इस वक्त आपको कोई टेंशन ना हो। इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम होती है, इनकम स्टेटमेंट आइटम। सैलरी स्टॉक कहाँ जाएगी? इनकम स्टेटमेंट में एज एन एडमिन में। ऑफिस स्टॉक सैलरीज कहाँ जाएंगी? ऑफिस स्टॉक सैलरीज कहाँ जाएंगी? इनकम स्टेटमेंट में। ऑफिस स्टाफ है ना सर, फैक्ट्री थोड़ी है, ऑफिस फैक्ट्री थोड़ी होता है, ऑफिस तो हेड ऑफिस होता है। रॉयल्टी पेड टू पीसीएसआईआर, कहता है पीसीएसआईआर को हमने क्या की? रॉयल्टी पे की। और रॉयल्टी के बारे में, रॉयल्टी के क्या फजाइल सुना रहा है? कहता है रॉयल्टी मार्केटिंग एक्सपेंस है। इसका मतलब रॉयल्टी भी इनकम स्टेटमेंट का खर्चा हो गया। रॉयल्टी तुम भी आ जाओ इनकम स्टेटमेंट। डायरेक्ट लेबर तो लिख लिया मैंने। ओ अब आया फैक्ट्री, तुम तो एफओएच हो, तुम तो आ जाओ। 9800, ये आ गया 9800। और टूल एक्सपेंस, तुम भी एफओएच हो, तुम भी इधर आ जाओ। 9200, तुम भी आ जाओ। फैक्ट्री टैक्सेस, नहीं कितना ये 2000 तुम भी आ जाओ, 2000 भी आ गया। आगे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फैक्ट्री, फैक्ट्री के साथ जो भी कहानी सुना दे वो कौन है? एफओएच है। 1000 तुम भी आ जाओ, ये 1000 आ गया। आगे रिपेयर ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री जब भी आ जाए तो एफओएच है। 5000 लो जी, तुम भी आ जाओ। कॉस्ट ऑफ यूज फैक्ट्री, हाथी इना फैक्ट्री एफओएच का खर्चा। टाइगर इना फैक्ट्री, डायनासोर इना फैक्ट्री, फैक्ट्री का खर्चा। मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड, तुम भी आ जाओ यहाँ पे। सारे आगे ओके, ये भी आ गया, ये भी आ गया। भाई सारों को ऐड करके ये आ गया, तो इसमें से ये वाला भाई साहब ऐड किए तो ये आ गया करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। भाई ये करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। डन। 225081, ये आए करंट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये हमने कर ली। क्या थी? 225081, ये आ गई करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बात एक ही। डन। यहाँ तो कोई मसला? अच्छा जी, मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब क्या करूँगा? 225081 में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है मेरे पास? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 8159 और क्लोजिंग 4002। तो भाई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 8159 ऐड किया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस किया, और ये 229238, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। यही मुझे चाहिए था। कितना आ गया? 229238। 229238, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। और अगर मिसाल दे रहा हूँ, और अगर तीसरी रिक्वायरमेंट भी यहीं पे बना लें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और अगर इधर किधर गया भाई? 229238, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो तो ओपनिंग फिनिश गुड और क्लोजिंग फिनिश गुड माइनस कर दूंगा। भाई इसमें ओपनिंग फिनिश गुड ऐड किया, क्लोजिंग फिनिश गुड माइनस किया, तो 226304 ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से ही चला जाएगा। 226304, 226304, ये हमारे पास आ गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नेट प्रॉफिट ही कर लेते हैं लगे आदमी, ठीक है। यहाँ से एक प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का कंसेप्ट देना था मैंने, अब चलो कर ही लो, तो फिर उसके बाद प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का कंसेप्ट दे दूंगा आपको, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट होती वो है हर वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन में लग रही होती है, जैसे कि मटेरियल, लेबर, एफर्ट, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। क्यों? ये सारी वो कॉस्ट चीज़ों को बनाने में लग रही है।
मार्केटिंग कॉस्ट का ताल्लुक चीजें बनाने से या बेचने से? तो ये प्रोडक्शन होगी, नॉन प्रोडक्शन? एडमन, डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन प्रोडक्ट, क्योंकि ये सारी कॉस्ट वो कॉस्ट है, चीजें बन गई हैं, चीजें बनने के बाद वाली कॉस्ट, सारी कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट मीन ये वो कॉस्ट होगी जो चीज़ों को बनाने में लग रही है, और चीज़ों को बनाने में कितनी तरह की कॉस्ट लगती है? 3, मटेरियल, लेबर, एफर्ट। डन बच्चों? अच्छा, अब हम कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब नेट प्रॉफिट के लिए आ जाए यहाँ पर। देयर वर 120 यूनिट्स इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड ऑन 1 जनवरी। भाई ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है? 120 यूनिट की। 179 यूनिट्स इन इन्वेंट्री 31 दिसंबर, ये क्लोजिंग यूनिट्स आ गए। ऑल यूनिट्स हेल्ड ऑन 1 जनवरी वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। भाई 120 यूनिट, जितने भी 1 जनवरी के यूनिट्स पड़े थे वो सारे के सारे यूनिट्स मैंने क्या कर दिए? बेच दिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, नेट प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना है। इनकम स्टेटमेंट में आ जाए ज़रा। अब यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट जहाँ जहाँ हमने लिखा हुआ है ना, अब बस इनको ज़्यारत करनी, इनको पढ़ना है सिर्फ, और इनको हमने इनकम स्टेटमेंट में क्या करना है? पुट कर देना बस। ठीक है जी? अच्छा जी, ये हमारे पास सारा का सारा ट्रायल बैलेंस पड़ा हुआ है, सही है? सेल रेवेन्यू नज़र आ रहा है कहीं पे? सेल रेवेन्यू कितना आ गया? 5 लाख का। ये 5 लाख का मेरे पास सेल रेवेन्यू हो गया। गॉट इट? सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करता हूँ, और कॉस्ट ऑफ सेल तो अभी हमने फाइंड की है। कॉस्ट ऑफ सेल 226,304, ये आ गया 226,304, माइनस किए सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की, ये मेरा जीपी आ गया। एग्री करते हो? अब इसके बाद देखते हैं इनकम स्टेटमेंट वाली आइटम्स कौन है, बस जिनका था आईएस लिखा इनके ऊपर फोकस हो। तो पहली इनकम स्टेटमेंट वाली आइटम कौन सी नजर आई मुझे? वैल्यू कौन सी नजर आई? भाई कैरिज एंड ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड है, सही है? इसका मतलब ये क्या कर दूंगा? इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस आ जाएगा, तो 1860 को माइनस कर दूंगा। तो ये 1860 को यहाँ से मैंने क्या कर दिया, या आपको इस तरह माइनस कर सकते हो, या सारों को वन टाइम सारा माइनस कर सकते, मर्जी आपकी। डन? अच्छा, ये तो हो गया 1860। एडमिन एक्सपेंस कितना आ गया? 8700। तो ये एडमिन एक्सपेंस आ गया 8700। अच्छा, फिर उसने कहा था कि जो रेंट है ना उसमें 10% एडमिन भी है, 10% एडमिन भी है। तो इस एडमिन में ये जो 5000 वाला, ये जो एडमिन है इसमें 5000 का 10% एडमिन एक्सपेंस भी तो आएगा, तो 500 आ जाएगा। ये 500 ही आ जाएगा, कोई परेशानी? अगली इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू कौन सी है? ये भी हो गया, क्रॉस कर देते हैं इसको। मार्केटिंग एक्सपेंस कितना है? 11,380। अच्छा, 11,380 हो गया, और 10% भी है, यानी कि 5,000 का 10% ये आ गया। तो 11,380 प्लस 500, तो 11,380 प्लस 500 ये आ जाएगा 11,880। डन? इसके बाद इनकम स्टेटमेंट में कौन आया? बैड डेट आ गया, कितने का? 200, ये 280 आ गए। उसके बाद कौन है? 280 के बाद इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम ऐड होती है 130, 130 किधर गया? ये ऐड कर दिया, इंटरेस्ट इनकम 130 हो गया हमारे पास। फिर कौन आया? सैलरी स्टॉक। सैलरी स्टॉक कितनी है? 28,000, ये 28,000 आ गया, ये 28,000 माइनस कर दिया सैलरी स्टॉक। ठीक है, और फिर कौन है? ऑफिस स्टाफ सैलरी 24,790, ये आ गया 24,790 आ गया। डन? इसके बाद इनकम रॉयल्टी 25,000 की है, तो ये 25,000 की रॉयल्टी आ गई। उसके बस सारे क्रॉस हो गए हैं, ये सब क्रॉस करते रहे, पता चले जाए सारी हमने चीज़ें लिख ली हैं। तो ठीक है, सारे एक्सपेंस को लिखा, जीपी में से एक्सपेंस माइनस किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऑपरेटिंग इनकम आ गई और उसमें अदर इनकम ऐड किया, तो ये मेरे पास नेट प्रॉफिट 172,816 का आ गया। खत्म का कोई प्रॉब्लम? इसी सवाल को एक मरतबा रिवाइज कर लेना,
ये एक कंप्रिहेंसिव सवाल है, ठीक है। इससे आपकी इनकम स्टेटमेंट भी बन गई और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बन गया। अच्छा, अब कुछ नन्ही मुन्नी सी टर्म्स है, हल्की फुल्की सी, ठीक है, अब वो देख लेते हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन है। अब ये कॉस्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन में आ जाए, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये कॉस्ट की क्लासिफिकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, रख लो तो बेहतर है, ना भी रखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। क्लासिफिकेशन के अतबार से कॉस्ट दो तरह की हैं, एक को प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, एक को नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। फंक्शन के लिहाज से कॉस्ट के दो फंक्शन, एक प्रोडक्ट क्योंकि वो प्रोडक्शन में लगती है, और एक नॉन प्रोडक्ट, वो नॉन प्रोडक्शन में लगती है, जैसे कि मार्केटिंग एडमिन हो गया। एलिमेंट के लिहाज से कॉस्ट के तीन एलिमेंट होते हैं, यानी कि कॉस्ट के अंदर सिर्फ तीन ही एलिमेंट होते हैं। आपको पता है मटीरियल, लेबर, FOH, ये कॉस्ट बनती है। नेचर के लिहाज से कॉस्ट दो तरह की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिहाज से। बिहेवियर के लिहाज से कॉस्ट तीन तरह की, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसको टोटल कॉस्ट कहते हैं। डन, इनको वन बाय वन पढ़ते हैं, और जब ये करेंगे तो बस हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, बिजनेस कॉस्ट पर यूनिट। बिजनेस की कॉस्ट कैसी आएगी? बिजनेस की कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट शामिल होती है, एक प्रोडक्ट कॉस्ट और एक नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट को और नॉन प्रोडक्ट को दोनों को जमा करूँ तो बिजनेस कॉस्ट बन जाती है। यानी कि बिजनेस ने जो एक यूनिट बनाया, एक यूनिट बनाने पर बिजनेस की कितनी कॉस्ट आई, वो कैसे मालूम करेगा? सारी प्रोडक्ट कॉस्ट को जमा कर लो और नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट को जमा कर लो। देन नंबर ऑफ यूनिट पर डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी कि बिजनेस को एक यूनिट बनाने पर यह खर्चा आया। मान लिया एसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एक एसी बनाने पर बिजनेस को क्या खर्चा आया, तो बिजनेस क्या करेगी? प्रोडक्ट कॉस्ट को, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट को, दोनों को जमा कर देगी। देन नंबर ऑफ एसी पर डिवाइड करेगी तो एक एसी की बिजनेस की कॉस्ट आ जाएगी। समझ लगती है? प्रोडक्ट कॉस्ट में तीन तरह की कॉस्ट होती है, मटेरियल, लेबर और FOH। नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट में तीन तरह है, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, IT कॉस्ट, HR कॉस्ट। यानी कि हर वो कॉस्ट जिसका ताल्लुक मटेरियल, लेबर, FOH से नहीं है, वो नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। ये बात समझ लगती है? अच्छा, मटेरियल एतबार से दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फैक्ट्री ओवरहेड होता ही इनडायरेक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड होता ही। फैक्ट्री के जितने खर्चे हैं, क्या शर्ट जो है उसके अंदर स्वीपर की कॉस्ट नज़र आ रही है, गाड़ी कॉस्ट नज़र आ रही है, फ्यूल कॉस्ट नज़र आ रही है? नहीं। तो फैक्ट्री ओवरहेड होती ही इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कॉस्ट नज़र नहीं आ रही। क्या जो शर्ट होती है उसमें मटेरियल नज़र आता है, तो मटेरियल डायरेक्ट है, ठीक है। अच्छा, मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट है। उसके अंदर जो छोटे मोटे खर्चे होंगे, जैसे नलकी होगी, वो क्या होगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। जो बटन होंगे वो क्या होगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। ठीक हो गया? अच्छा, क्या जो शर्ट बनती है, शर्ट बनने में ये लगता है किसी इंसान ने शर्ट बनाई है, किसी लेबर ने शर्ट बनाई है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नज़र आती है ऐसी। और इनडायरेक्ट लेबर भी होती है, वो छोटे ने कैंची पकड़ाई होगी ना, मैचिंग करने के लिए बटन लेने गया होगा, नलकियाँ ढूंढ के लेकर आएगा, तो इनडायरेक्ट लेबर नज़र वो इनडायरेक्ट लेबर भी उसमें होती है, ठीक है नहीं? अच्छा, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट। क्या नॉन प्रोडक्ट शर्ट के अंदर एडमिन कॉस्ट नज़र आती है, सेलिंग? नहीं। तो ये सारी जो नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट होती ही सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट ही। बात समझ आई? इसका मतलब डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ दो ही हुई, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसके अलावा सारी कॉस्ट इनडायरेक्ट ही होती है। इन शॉर्ट से वर्ड्स में, इन शॉर्ट बात मेरी समझ आई? डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? एक डायरेक्ट मटेरियल और एक डायरेक्ट लेबर। इसके अलावा सारी कॉस्ट होती ही इनडायरेक्ट। यहाँ तो कोई मसला? अगला सवाल, सर ये डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती क्या? अब ये बताता हूँ। डायरेक्ट कॉस्ट की निशानी, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होगा जो स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट पर लगा हुआ नजर आएगा, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होगा, दूर से नजर आ रहा होगा कि यार ये प्रोडक्ट लगी है, वो ट्रेसेबल होगा, और वो 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना मटेरियल लगा है वो नजर आ रहा होगा। मिसाल के तौर पर स्पून है, स्पून को जानते हो? सिल्वर स्पून है, सिल्वर स्पून। भाई सिल्वर स्पून में मटेरियल सिल्वर नजर आ रहा होता है,
ये क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट मटेरियल होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये सोफा नजर आ रहा है, इस सोफा में डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, कपड़ा, लकड़ी, वेल डन। और लिख ले इसमें डायरेक्ट सोफे में मटीरियल, डायरेक्ट मटेरियल कौन है भाई, नंबर 1 लकड़ी, और बोलो यार, क्लॉथ, और फोम, रुई मीन फोम, और बटन भी लिख सकते हो, लिखना चाहो। ये जो डायरेक्ट मटेरियल होंगे मेन खर्चे होंगे जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल होंगे, सही है। अच्छा, तो बटन करना चाहो कर लो, नहीं तो कोई मसला नहीं है, ना करो। अच्छा, अब इसमें से बता सकते हो इनडायरेक्ट मटेरियल कौन है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्यों, डायरेक्ट कॉस्ट पता चल गई जो डायरेक्ट नजर आ रही है। अच्छा, क्या मैं ये मालूम कर सकता हूँ कि एक सोफे पे कितनी लकड़ी लगेगी, डायरेक्ट कॉस्ट की निशानी ये होती है वो 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट के लिए ट्रेसेबल होती है, यानी कि 1 यूनिट बनाने पर कितनी कॉस्ट लगी। अगर तो आप ये मालूम कर सकते हो तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी, अगर आप नहीं मालूम कर सकते वो क्या होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। एक सोफा बनाने पर कितनी लकड़ी लगेगी, हो सकता है कि यार इतनी स्क्वायर फीट लकड़ी लगेगी एक सोफा बनाने पर। अच्छा, एक सोफा बनाने पर कितना क्लॉथ लगेगा, पता चल सकता है। एक सोफा बनाने पर कितना फोम लगेगा, पता चल सकता है। एक सोफे पर कितने बटन लगेंगे, पता चल सकता है। हाँ, मान लो इस वाले मेरे वाले सोफे पे बटन है ना, मान लो बटन नहीं होते, लेकिन समटाइम किसी ने कैचर कुछ लगाए होते हैं, कोई वो क्रिस्टल कलर के कुछ बटन लगाए होते हैं, समटाइम सोफा पे लगाए, नहीं लगाए हुए तो कोई मसला नहीं, बटन लगाए सोफे पे बैठा जा सकता है, इजाजत है इसके ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, ये डायरेक्ट कॉस्ट की समझ लगती है। डायरेक्ट कॉस्ट वो होगी जो डायरेक्टली ट्रेसेबल होगी, जो 1 यूनिट पर मेजरेबल होगी। क्या 1 यूनिट की लकड़ी का मालूम किया जा सकता है? मान लें कि हमने कहा कि 10 स्क्वायर फीट लकड़ी लगती है और 1 स्क्वायर फीट की कॉस्ट पता होती है, तो आराम से हमें पता चलेगा कि एक सोफा बनाने पर कितनी लकड़ी लगेगी, एक सोफा बनाने पर कितना कपड़ा लगेगा, एक सोफा बनाने पर कितना फोम लगेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या ये आइडेंटिफाइबल हो सकता है कि एक सोफा बनाने पर कितनी ग्लू लगेगी, एक सोफा बनाने पर कितनी पॉलिश लगेगी, एक सोफा बनाने पर कितने वो नेल लगेंगे, कील लगेंगी? नहीं, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि पूरा डब्बा आएगा ना, पता नहीं कितनी कीलें लगती हैं, कीलें गिन के थोड़ी लगाएंगे, हस्बे जरूरत लगाएंगे, हस्बे जायका लगाएंगे, बात समझ आइए। अब पॉलिश हस्बे जायका हस्बे जरूरत लगाएंगे, ग्लू हस्बे जरूरत लगाएंगे, क्या समझ बात समझे। वो तो पूरा डब्बा होगा ना, वो सारी कॉमन चल रहा होगा। तो नॉर्मली जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है कॉमन कॉस्ट होती है, जो सारी प्रोडक्ट पर लग रही होती है, यहाँ तो कोई टेंशन। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या, जो सेपरेटली ट्रेसेबल हो, जो 1 यूनिट के लिए कैलकुलेट हो। अब एक सोफे पे कितनी ग्लू लगेगी, ये ट्रेसेबल नहीं है। अगर आप बहुत ही शेख बन के कर लो तो कर सकते हो, मैथमेटिक्स मना तो नहीं करेगी ना कि इतने ml ग्लू था, इतने 200 ml ग्लू था, आपने 5 ml इस्तेमाल किया, तो 205 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट करो, तो भाई 5 ml की कॉस्ट तो मैथमेटिक्स तो निकाल ही देगी। पर ये छोटी कैलकुलेशन है, इतनी 2-2 रुपए के लिए कैलकुलेशन करना, ये कौन सी अक्लमंदी है, बात समझ आ रही है। अच्छा, तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में फर्क सामने आया। डायरेक्ट कॉस्ट क्या, जो स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट हो, सेकंड जो 1 यूनिट के लिए कैलकुलेशन कर दे, और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या, हमने कहा जो डायरेक्ट नहीं है, बस जो डायरेक्ट नहीं है। और हमें पता है डायरेक्ट में तो 2 ही कॉस्ट होती हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इसके अलावा सब कुछ इनडायरेक्ट है। यहाँ तो कोई टेंशन। यहां से आएंगे कीमती एमसीक्यूज आपके, द कीमती एमसीक्यूज। नोट, बिजनेस कॉस्ट में क्या आएगी, प्रोडक्ट और नॉन प्रोडक्ट। बिजनेस कॉस्ट में प्रोडक्ट और नॉन प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या आएगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट एक्सपेंस भी आएगा, जो कि हमारा रॉयल्टी था, याद है रॉयल्टी को, ये रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट में नॉर्मली 3 होते हैं, मटेरियल, लेबर, एफर्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस कभी कभार मार्केट में आता है, पर ये एलिमेंट है प्रोडक्शन कॉस्ट का। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में आज 4 हो गए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, एफर्ट, ये प्रोडक्ट कॉस्ट हो गए। बात समझ आ रही है। अगर मैं ऊपर वाली लड़ी में से एफएच को निकाल दूं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये प्राइम कॉस्ट बनती है।
हालांकि मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस आया नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ही प्राइम कॉस्ट कह दिया था, क्योंकि एक्सपेंस मार्केट में था ही उस मार्केट में। तो सारे डायरेक्ट मटेरियल को जमा करें तो ये मेन प्राइम मीन मेन कॉस्ट है ये हमारी। और डायरेक्ट लेबर को और एफओएच को मिलाएं तो कन्वर्जन कॉस्ट है, क्योंकि ये दोनों हजरात रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में। दैट्स व्हाई डायरेक्ट लेबर और एफओएच को कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। और ये चैप्टर नंबर 7 में आप पहला एमसीक्यू से आई कैप का ये वाला ज़ियारत करना जाके। और सारे इनडायरेक्ट को जमा करें, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट तो होता ही सारा एफओएच है ना। तो कह सकता हूं इनडायरेक्ट सारा एफओएच हो गया, डायरेक्ट सारा प्राइम हो गया, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को दोनों को जमा करूं तो प्रोडक्ट कॉस्ट बन गया, और उस प्रोडक्ट कॉस्ट में अगर नॉन प्रोडक्ट ऐड करूं तो बिजनेस कॉस्ट बन गया। और यही एट द एंड हमें चाहिए होती है। इसी को कैलकुलेट करने के लिए पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग है कैप 3 CM में, कि बिजनेस कॉस्ट कैलकुलेट हो जाए और ये प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाए। ये पूरी CMA की जान है दोनों। देन आगे चलें। ये थोड़ा सा एक्टिविटी है, इसमें आपने ना प्रोडक्ट को नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट को पहचानना है, पहचान लोगे? यस सर। ये CMA की एक्टिविटी है, लेकिन आप कर लो, फायदा हो जाएगा। भाई प्रोडक्ट कॉस्ट नॉन प्रोडक्ट को कैसे पहचानोगे? भाई मटेरियल लेबर एफओएच ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, जो ये नहीं है वो नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट है। अब ये तकरीबन 25 हैं, और ये 25 के 25 नीचे आंसर भी लिखे हुए हैं, यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। बरकत के तौर पे मुझसे कोई पूछना चाहोगे? 1 से लेकर 25 तक कोई बता दूं? 17 पर आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन बैंक ड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ड्राफ्ट प्रोडक्ट कॉस्ट है नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट? नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट, ये नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट है। थोड़ा स्पेसिफिक हो सकते हो, ये नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट में किस में जाएगा? एडमन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस में जाएगा। इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट इस तरह करना, कर लोगे? एक कोई और पूछना चाहोगे? आगे चले यार, कुछ और पूछ लो यार। 22 तो ऑडिट फी है, ऑडिट फी तो ऑफिस की फी है ना, ये तो एडमन में जाएगा। 19 में नहीं, और 26 तो है ही कोई नहीं, 26 है। और कोई एक पूछ लो यार बरकत के तौर पर, कोई और? 19 के अलावा और कोई यार, आसान है। 8 हाँ यार, ये वाला क्या कहने 8 वाले के यार, ये आप लोग जवाब दे देना, आप छा जाएंगे। हॉलीडे पे ऑफ मशीन ऑपरेटिव, बताएं ये प्रोडक्ट कॉस्ट है नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट है? नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे पता चला बच्चों? मशीन ऑपरेटिव है, मशीनें कहाँ होती हैं? फैक्ट्री में होती हैं, ये प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। ठीक है जी, डन हो जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं। ये भी छोटी सी एक्टिविटी है, आप इसमें पहचानना है क्या आप लोगों ने? बच्चों 1 से लेकर 8 तक सबको पढ़ना है। इसमें से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड यानी कि एफओएच को पहचानना है। पहचान लोगे? डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होगा जो सिर्फ स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट होगा, बिजनेस के लिए होगा, वो बिजनेस के लिए साथ होता है। जैसे रॉयल्टी है, मान लो कि मैं ना KFC ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं KFC को रॉयल्टी पे करूंगा। मान लो अगर मैं KFC को रॉयल्टी पे नहीं करूंगा, क्या मैं KFC का नाम इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है ना। इसी तरह एक और डायरेक्ट एक्सपेंस है लाइसेंस फी। मुझे बिजनेस को करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर मैं लाइसेंस नहीं लेता, क्या बिजनेस कर सकता हूँ? नहीं ना, लाइसेंस ही नहीं मिल रहा, इजाजत ही नहीं मिल रही बिजनेस करने की, तो ये लाइसेंस फी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। गॉट इट? ये नॉर्मली मार्केट में कम ही नजर आता है। ये सारा समझ लो कि कॉस्ट अकाउंटिंग की शुरू वाला चैप्टर स्टार्टिंग पार्ट है अब सारा और मैं यही पढ़ा रहा था कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सारी एक्टिविटी उनको करवाता हूँ कैप 3 में, तो आप लोग पढ़ते जाओ, वहाँ पर जाके याशीर लगनी है आप लोगों की। अच्छा भाई, क्लासिफिकेशन के एतबार से इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना? बस इकोनॉमिक्स आ गई। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे आ जाए बच्चों, चलें जी, आ जाए बच्चों। कॉस्ट में ना 2 तरह की कॉस्ट होती है, ठीक है? कॉस्ट में 2 तरह की कॉस्ट होती है। जो हमारे पास एफओएच पढ़ा है ना, हमने एफओएच पढ़ा था प्रोडक्ट कॉस्ट में, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल,
डायरेक्ट लेबर और एफओएच पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने बच्चों? FH फैक्ट्री ओवरहेड पढ़ा था। बड़ा भाई फैक्ट्री ओवरहेड में दो तरह की कॉस्ट होती है, एक को कहते हैं फिक्स कॉस्ट यानी कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, और एक कहते हैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड का मतलब फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। फैक्ट्री रेंट। ठीक है जी। अच्छा अब देखते हैं फिक्स कॉस्ट क्या है। भाई फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका एक्टिविटी लेवल से कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोडक्शन ज्यादा हो प्रोडक्शन कम हो, फिक्स कॉस्ट डजंट चेंज विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। प्रोडक्शन ज्यादा करूं कम करूं फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। ये बात समझ लगती है? अच्छा तो फिक्स कॉस्ट इन टोटल, टोटल में फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? सेम रहती है। और इसके ग्राफ की ज़ियारत करना चाहोगे? इसके ग्राफ की ज़ियारत ये है बच्चों, मान लो फैक्ट्री का रेंट है, हमने फैक्ट्री का रेंट दिया 50,000 रुपये, फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं, तो 50,000 रुपये क्या होगा? फिक्स कॉस्ट होगी। देखो मैं 0 यूनिट बनाऊं तभी 50,000 का रेंट देना पड़ेगा, 10 यूनिट बनाऊं 50,000 का रेंट देना पड़ेगा, 100 यूनिट बनाऊं तभी 50,000 का रेंट देना पड़ेगा। देखो और यूनिट ज़्यादा बनाऊं या कम बनाऊं रेंट तो 50,000 देना पड़ेगा। इसमें कोई परेशानी आती है? अच्छा दूसरी बात, ये जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में होगा ये डिक्रीज हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर देखो जब मैं यहां पे आ जाएगा यूनिट, यहां पर आ जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट, और यहां पर आ जाएगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। देखो अगर एक यूनिट बनाऊं तो टोटल रेंट कितना देना पड़ेगा? 50,000। तो एक यूनिट बनाने के ऊपर रेंट कितना पड़ा? तो कैलकुलेशन कैसे की? 50,000 डिवाइडेड बाय 1। और अगर मैं 10 यूनिट बनाऊं तो टोटल कितना रेंट देना पड़ेगा? और एक यूनिट बनाने पर रेंट कितना आया? 50,000 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज दी 5,000 आया। एग्री करते हो? और अगर मैं 100 यूनिट बनाऊं तो टोटल तो 50,000 ही रेंट रहेगा, लेकिन एक यूनिट का रेंट कितना पड़ेगा? वेल डन 500। तो चेक करें, यूनिट ज्यादा हो टोटल सेम है लेकिन पर यूनिट डिक्रीज होता जा रहा है। क्या सकता हूं ये जो फिक्स ओवरहेड है ये टोटल में तो सेम रहेगा पर यूनिट में डिक्रीज हो जाएगा। लाइक दिस एग्जांपल समझ लगती है? यस सर। एनी परेशानी? नो परेशानी। अच्छा आगे चलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच चेंज इन टोटल विद द चेंज इन एक्टिविटी। भाई जितने यूनिट ज्यादा बनाऊंगा मटेरियल ज्यादा खरीदना पड़ेगा, लेबर को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, वेरिएबल खर्चे ज्यादा आएंगे, वेरिएबल खर्चे ज्यादा आएंगे। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या? वेरिएबल कॉस्ट की, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड में कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी ना। जितनी प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा उतना बिजली का बिल ज्यादा आएगा, ये वेरिएबल चीज है। जितनी ज्यादा चीजें बनाऊंगा ज्यादा बेचनी पड़ेंगी, सेल कमीशन ज्यादा देना पड़ेगा, ये वेरिएबल चीज है। ठीक है, एनी कॉस्ट चेंज विद वॉल्यूम, हर वो कॉस्ट जो वॉल्यूम से चेंज हो रही है, और हर वो कॉस्ट जो परसेंटेज ऑफ सेल है। तो सेल वेरी करेगी, खर्चे वेरी करेंगे। डन। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट की डायग्राम क्या बनती है? ये बनती है, 0 यूनिट बनाए 0 कॉस्ट आएगी, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। दिस इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अच्छा बच्चों मान लें एक यूनिट बनाएं, हम बॉल पेन बनाते हैं, एक यूनिट बनाएं तो 10 रुपए का बॉल पेन बनता है। बच्चों जब मैंने एक बॉल पेन बनाया तो एक बॉल पेन कितने का बनेगा? 10 का बनेगा। 2 बॉल पेन बनाए तो कितने के बनेंगे? 20 के। और 3 बॉल पेन बनाए तो कितने के बनेंगे? 30 के। 30 के बनेंगे। कह सकता हूँ यूनिट ज्यादा बनने से, यूनिट इसका क्या हो गया? जज्बाती हो गया यार ये तो। यूनिट ज्यादा बनने से वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो रही है। यस सर। कह सकता हूँ वेरिएबल कॉस्ट टोटल में इंक्रीज होती है। यस सर। जितने ज्यादा यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, यूनिट कम वेरिएबल कॉस्ट कम।
अब बताएं पर यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट क्या रहती है? सेम। भाई एक यूनिट तो 10 रुपए का ही है। कैसे? 10 डिवाइड बाय 1 10, 20 डिवाइड बाय 2 10, 30 डिवाइड बाय 3 10। क्या ख्याल है? तो हर वो चीज़ जो पर होगी पर वो हमेशा सेम रहेगी। भाई 1 लीटर पेट्रोल जो होगा वो 200 रुपये का, ऐसे ही है। तो पर जो भी चीज़ होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी, और जो जितना ज़्यादा पेट्रोल डलवाएगा उतना ज़्यादा पेट्रोल एक्सपेंस आता रहेगा। तो ये हमारे पास होती है वेरिएबल कॉस्ट, जो टोटल में तो इंक्रीज होती है। पर यूनिट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ क्या बनेगा सर? ये बनेगा टोटल, बनेगा, और ग्राफ सही था। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ रहेगा 10 रुपये। जितने मर्जी यूनिट बना लूं, हर अगला यूनिट 10 रुपये का ही बनेगा। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। क्या दोनों में कोई परेशानी? और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ क्या होता है? ये बनता है, ये बनता है, ये ऐसे। जैसे यूनिट ज़्यादा बनाऊंगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ डिक्रीज होता रहेगा। ये वाली बात समझ लग गई? यहाँ तक कोई परेशानी? चैप्टर नंबर 8 में जो बेसिक टर्म्स थी वो सारी की सारी मैंने बता दी, ठीक है। एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल। इस टोटल कॉस्ट में ये लिखा ना मैंने, ये जो मैंने लिखा हुआ है FOH, इधर गया, ये जो FOH है, ये टोटल FOH है। टोटल FOH मीन टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी। फिक्स कॉस्ट का पता चल गया? टोटल में फिक्स कॉस्ट सेम होती है और पर यूनिट में डिक्रीज होती है। टोटल में वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? इंक्रीज। यूनिट ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा, यूनिट कम वेरिएबल कॉस्ट टोटल में कम। पर यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट कम ज़्यादा होती है? नहीं। यूनिट ज़्यादा बनाओ या कम बनाओ, एक यूनिट तो 10 रुपये का ही बनना है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब रह गई इस चैप्टर में कुछ जर्नल एंट्रीज आती हैं। वो जर्नल एंट्रीज कुछ नई नहीं है, जो अभी चैप्टर नंबर 7 में जर्नल एंट्रीज पढ़ाई हैं वही सारी के सारी डन, बस ज़ियारत करवानी है उनकी। अच्छा जी बच्चों, हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट देख लिया। अच्छा, अब इसकी एक एक्टिविटी कर लीजिएगा, ठीक है, और ये वाला टेबल सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट में अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए, भाई अगर वॉल्यूम मीन एक्टिविटी मीन प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो भाई वेरिएबल कॉस्ट टोटल में क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, और पर यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट क्या रहता है? सेम रहता है। ये सारा टेबल आप लोगों ने कंप्लीट कर लेंगे? अच्छा जी, और बस ठीक है, और कुछ नहीं करना। एक और कंसेप्ट पे आ जाए, फिक्स ओवरहेड का कॉन्सेप्ट है। देखें, हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास FOH होता है, यानी कि टोटल FOH क्या होता है? टोटल FOH। इसमें दो तरह के FOH होते हैं, एक फिक्स्ड वाला FOH होता है और एक वेरिएबल वाला होता है। अच्छा, वेरिएबल में कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल भी वेरिएबल है, लेबर भी वेरिएबल है, और वेरिएबल ओवरहेड भी वेरिएबल है। मसला हमें फिक्स ओवरहेड का आता है, ठीक है। तो फिक्स ओवरहेड की कैलकुलेशन के लिए हमें एक रेट निकालना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा डिटेल है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो खैर नहीं जाने वाला, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये प्योर कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट और टॉपिक है। ये वाला बजटेड फिक्स है ओवरहेड वाला। अब फिक्स ओवरहेड अगर हमें एग्ज़ाम में फाइंड करना पड़ जाए तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं? उसको फाइंड करने के लिए देखें, हमने 1 जनवरी को प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। मेरी बात समझ आ रही है? जब मैं 1 जनवरी को प्रोडक्शन स्टार्ट करूँगा, तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए क्या ये एस्टिमेट कर सकता हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा एक यूनिट बनाने में? आपको पता ही लग जाता है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर, एक चेयर बनाने के लिए कितनी लेबर पैसे लगेगी, क्या ये अंदाज़ा लग सकता है? अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स कितने खर्च होंगे, क्या ये अंदाज़ा लग सकता है? ये भी लग सकता है, ये भी, क्योंकि यूनिट वेरिएबल
वेरिएबल खर्चे तो पर यूनिट के लिए तो वैसे कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं, सेम रहता है पर यूनिट में वेरिएबल तो, है ना। मसला किसका आता है, ये जो फिक्स ओवरहेड है ना, फिक्स ओवरहेड है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, इसका अंदाजा नहीं लगता, फिक्स ओवरहेड का अंदाजा नहीं लगता। तो फिक्स ओवरहेड का अंदाजा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। वो जो कैलकुलेशन होगा वो हमें क्या करेगा, एक अंदाजन, मान लें एक यूनिट बनाने के लिए ना, एक यूनिट बनाने पर मटेरियल लगता है 100 का, लेबर ले लेगी हमसे 500 रुपये, 600 हो गया, वेरिएबल ओवरहेड लग गया मान लें 50 का। अब मुझे बताएं, जब तक मुझे ये फिक्स ओवरहेड नहीं मिलेगा, जब तक ये मुझे फिक्स ओवरहेड नहीं मिलेगा, क्या मैं टोटल कॉस्ट लिख सकता हूं? जब टोटल कॉस्ट का नहीं पता चलेगा क्या सेलिंग प्राइस तय कर सकता हूं? नहीं। अब मुझे फिक्स ओवरहेड चाहिए। फिक्स ओवरहेड का मतलब ये है कि भाई फैक्ट्री के जो फिक्स खर्चे हैं, मान लो ये जो इलेक्ट्रिसिटी में फिक्स एक्सपेंस आ रहा है या रेंट एक्सपेंस है, अब एक यूनिट पर रेंट एक्सपेंस कितना लगेगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल रेंट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। तो भाई टोटल यूनिट बनाने कितने, ये तो साल के एंड में पता चलेगा मुझे कि कितने यूनिट मैंने बनाए कितने नहीं बनाए। तो मैं क्या करूंगा, एक अंदाजन कैलकुलेशन करूंगा, और ये जो मेरा फिक्स ओवरहेड आएगा एक अंदाजे के मुताबिक आएगा। अब ये अंदाजन फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट कैसे करना है, उसका एक तरीका, ठीक है, उसको कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। क्या कहते हैं? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को अप्लाइड एफएच रेट भी कहते हैं, बजटेड रेट भी कहते हैं, एलोकेशन रेट या एस्टिमेटेड अंदाजन रेट भी कहते हैं। अब ये ओआर है क्या, ये एक प्री डिटरमिन रेट है, यानी कि एक अंदाजन रेट है जो कि हम स्टार्ट ऑफ द ईयर साल के शुरू में हम कैलकुलेट करते हैं। बजटेड इंफॉर्मेशन मीन जो हमारे पास अंदाजन वैल्यू है, अंदाजे वाली वैल्यू से हम ये रेट कैलकुलेट करेंगे। ये रेट क्या बताएगा, ये रेट हमें बताएगा कि एक यूनिट बनाने पर कितना फिक्स ओवरहेड लगेगा, और यही तो मुझे चाहिए कि एक यूनिट बनाने पर कितना फिक्स ओवरहेड लगेगा। अब मसला ये कि ये फिक्स ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट कैसे करें, हाउ टू कैलकुलेट ओएआर। ओएआर कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, यानी कि फिक्स ओवरहेड रेट। ये फिक्स ओवरहेड रेट कैसे लगता है, टोटल बजटेड फिक्स ओवरहेड, जितना भी चीज बनाने में फिक्स ओवरहेड बजटेड लगेगा उसको डिवाइड कर देंगे टोटल बजटेड बेस से या टोटल बजटेड एक्टिविटी से। मिसाल के तौर पर मेरे पास फिक्स कॉस्ट आई, 5 लाख। कितनी आई? 5 लाख आ गई, ठीक है जी। अच्छा, फिक्स कॉस्ट 5 लाख आ गई, और जो मैंने एस्टिमेटेड यूनिट्स बनाने हैं बच्चों, एस्टिमेटेड यूनिट्स बनाने, मान लो वो मैंने 10,000 यूनिट बनाने, तो बता सकते हैं फिक्स ओवरहेड पर यूनिट कितना आएगा भाई? 4 यूनिट, ये 4 यूनिट से कैंसिल हो गए भाई 50, ये 50 होगा फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड पर यूनिट, ये फिक्स ओवरहेड पर यूनिट, ये 50 आ जाएगा, और ये 50 में यहां पे लिख लूंगा ऐसे करके। बात समझ आ रही? अब ये जो फिक्स ओवरहेड होगा ये हमारा अंदाजन होगा कि यार 5 लाख रुपए टोटल फिक्स, भाई फिक्स कॉस्ट का तो पता चल जाता है ना, ये तो बिजनेस की फिक्स कॉस्ट आनी है। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल बजटेड बेस। अब ये बजटेड बेस 6 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 6 तरह की होती है। 6 डिफरेंट बेसिस आर यूज्ड टू कैलकुलेट ओएआर। ओएआर असल में है क्या? फिक्स ओवरहेड पर यूनिट है ओएआर। एक यूनिट को बनाने में फिक्स खर्चा कितना आ रहा है, ये 6 बेसिस पर कैलकुलेट होता है। मान लें डायरेक्ट लेबर आवर, इसका मतलब क्या, डायरेक्ट लेबर आवर क्या, फॉर एग्जांपल, बस आज के लिए इतना काफी है ये करवाने के बाद। डायरेक्ट लेबर आवर क्या, मान ले मेरा फिक्स एक्सपेंस कितना है, 5 लाख। अब डिवाइड किसे करूंगा, हेलो बच्चों, डिवाइड किसे करूंगा, डायरेक्ट लेबर आवर। लेकिन ये कौन से होंगे, हकीकत वाले नहीं होंगे, अंदाजे वाले होंगे, बजटेड होंगे। बजटेड का मतलब क्या होता है, अंदाजा, ये अंदाजे वाले होंगे। बात समझ आई? इसका मतलब ये है कि 5 लाख डिवाइडेड बाय, मान लें जो बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं वो 10,000 लेबर आवर है। इसका मतलब आंसर क्या आया, ₹50 पर डायरेक्ट लेबर आवर। इसका तर्जमा बता सकते हैं क्या है? इसका तर्जमा ये है
एक लेबर अगर लेबर ने 1 घंटा काम किया तो वो 50 रुपए के फिक्स ओवरहेड खर्च कर देगी 1 घंटा काम करने पर, ये इसका मतलब है। बात समझ आई? यस सर। अच्छा, फिर सेकंड बेस क्या आती है? मशीन आवर। तो आप क्या करेंगे भाई, फिक्स ओवरहेड को डिवाइड कर दें किससे? टोटल मशीन आवर से, टोटल मशीन आवर से। मान लें वही वाली एग्जांपल है, 5 लाख का फिक्स एक्सपेंस है और मान लें टोटल मशीन आवर मेरे 1000 चले हैं। कितने चले हैं? 1000 चले हैं। तो आंसर कितना आएगा? ₹500 पर मशीन आवर। इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटा अगर मशीन चले तो 500 के फिक्स ओवरहेड खर्च कर देगी। बात समझ आई? यूनिट प्रोड्यूस तीसरे वाला आ गया, तीसरे वाला यूनिट प्रोड्यूस आ गया। अब ये कैलकुलेट हो जाएगा यूनिट प्रोड्यूस्ड। यस सर। मैं कर देता हूं, टेंशन नॉट, बस थोड़ा सा सब्र कर लें। और भाई ये क्या होगा? फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स। डन। मान लो फिक्स ओवरहेड 5 लाख, टोटल यूनिट मैंने 5000 बनाए। आंसर कितना आया? 100 है ना? 30 से कैंसिल, 5 100 तो ₹100 पर यूनिट। इसका मतलब क्या? एक यूनिट बनाएंगे तो 100 रुपए के फिक्स ओवरहेड लगेंगे। फिर फोर्थ वन होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फोर्थ वन इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, अब ये जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई, मान लें फिक्स ओवरहेड, अगर तो फिक्स कॉस्ट तो 5-5 लाख की रहेगी ना। यस सर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो भी पैसों में ही। मान लें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी 1 लाख रुपए है। कितनी है? 1 लाख रुपए। अब चेक करें, ऊपर भी पैसे आ गए, नीचे भी पैसे आ गए। आगे अब पैसे पैसों से कैंसिल हो गया, कोई यूनिट ही नहीं बचा इसका। तो जब कॉस्ट आ जाए तो आंसर जाता है परसेंटेज में, परसेंटेज। तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 500% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी कि 500% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम खर्च करते हैं। डन। ओवरहेड कितना लगता है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 500%, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 500% हम फिक्स ओवरहेड खर्च करते हैं। फिफ्थ वन पे क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो बताएं फिर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो भाई ये 5 लाख आ गया। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मान लें कितनी है? 50,000 कर लें। चलो 50,000 कर लो, इंटू 100 कर दो। आंसर बताओ क्या आया? भाई 4 0 कैंसल, 2 ये और 2 ये 0, 5 1 5, 1000%, 1000% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और भाई प्राइम कॉस्ट में क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, यानी कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। और ये प्राइम कॉस्ट में तीनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो मान ले 5 लाख आया और तीनों को जमा करके 4 लाख का खर्चा आ गया। एम एज्यूम कर रहा हूं, आंसर बता दें क्या आता है। चलो जो भी आता है वो आएगा। हाँ एम ही चवलिया ना मारो। परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, हाँ 1-5% ऑफ प्राइम कॉस्ट आ गया। ये हमारे पास ओवरहेड्स होते हैं। यहां तक बात समझ लग गई? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इसी को रिवाइज कर लीजिएगा। कल बस जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद चैप्टर 8 खत्म। कल आप लोगों ने चैप्टर 8 के 25-30 MCQs कर लेने हैं, ठीक है, आई कैप वाले। अल्लाह हाफिज।